वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और शो का वो पड़ाव जहां पर हमें इंतज़ार रहता है हमारे दर्शकों का। हम उनसे बात करते हैं, उनकी बात हमारे एक्सपर्ट से करवाते हैं। और इससे पहले कि हम शो की शुरुआत करें और जहां पर दर्शकों को जोड़ें, उससे पहले बता देते हैं कि अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, अपने सवाल आप कहाँ भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है स्पेसिफिकली आपके लिए, स्पेशली आपके लिए 9619873567, जहाँ पर आपको अपने सवाल हम तक पहुँचाने हैं। हमारा यूट्यूब भी है जहाँ पर आप पुराने शोज़ भी देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल भी डाल सकते हैं। आज के मेहमान जो कि आज दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग कराएंगे, पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और दर्शक भी लगे हाथों हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन लाइन पर। सिलास रॉबिन्सन मेरे साथ है। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या करते हैं सर? मैं अभी तो रिटायर्ड हूँ, पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं अभी भी। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। कब से शुरुआत की है आपने अपने इन्वेस्टमेंट की? 2023 अभी से ही अगस्त से ही आपने शुरुआत की है? शेयर्स में तो मैं पहले से इन्वेस्टेड हूँ, और इसमें एसआईपी मैं कर रहा हूँ 2020 से। ओके। अभी 3 फंड्स मैंने नए शुरू किए हैं 2023 से। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप ग्रोथ, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप ग्रोथ एंड एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप ग्रोथ। 1000 मैं तीनों में यूज कर रहा हूँ। मुझे आप ये बताइए कि ये तो अभी मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट के थ्रू किया है, क्या मैं किसी और तरीके से डायरेक्ट भी कर सकता हूँ? कोई 360 कोई मेरे को किसी ने बताया, कोई साइट है वहां से? चलिए बिल्कुल बताएंगे आपको कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं और आपके लिए और क्या मुझे ये फंड एक सही सवाल है। और है, इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी फंड क्या होते हैं? जी, उसका भी जवाब देंगे। और सिराज जी, सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी क्योंकि आपने 2020 में, जहाँ तक मैं रजिस्टर कर पा रही हूँ, अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए। शेयर मार्केट में आप पहले से निवेश करते आए हैं। क्यों सोचा आपने सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए शेयर मार्केट में निवेश करने के बारे में कुछ बता पाएंगे? क्योंकि बहुत दर्शक हमें देखते हैं सर जो कि शायद आपसे प्रेरणा ले पाएँ, इसीलिए पूछ रही हूँ। क्योंकि शेयर्स में इतनी नॉलेज नहीं है कि कब हमें निकलना है और कब हमें बाय करना है। ये सारी चीजें, टेक्निकलिटी, स्टार्ट को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। इसी बिल्कुल वजह सही। से एसआईपी बहुत इजी तरीका है कि जिसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे लिए काम करते हैं और वहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी, इसीलिए मैंने बहुत एसआईपी में शुरू किया। बहुत बढ़िया जवाब आपका। और इसीलिए हम भी दर्शकों और जनता की सेवा के लिए हाजिर हैं। बहरहाल बहुत समय नहीं लूँगी, आपने सवाल जो पूछे एक एक करके पंकज जी के सामने रखूँगी। पंकज जी, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप इनके पास है। हज़ार रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। पहले तो आप इन तीनों फंड्स पर राय दे दीजिए। और फिलहाल इनका कोई गोल नहीं है वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से। 5 साल का नज़रिया कह रहे हैं, बढ़ाएंगे भी 25% ईयरली निवेश को। बताइए। कविता जी नमस्कार। देखिए, सिलास जी ने जो तीनों फंड सेलेक्ट किए हैं अच्छे फंड्स हैं, और वैसे भी वो कह रहे हैं कि पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, 3 फंड्स जोड़े हैं, तो तीनों ही फंड्स अच्छे हैं। और एक लार्ज कैप फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये काफी पुराना फंड है और अपनी कैटेगरी का बहुत अच्छा फंड है। और साथ ही दो जो आपने लार्ज एंड मिड कैप फंड सिलेक्ट किए वो बहुत अच्छे फंड्स हैं। तो फंड्स का चुनाव तो अच्छा है, सिर्फ ये समझकर चलिए कि 5 साल का नजरिया है आपका, और फिलहाल में जो इक्विटी की वैल्यूएशन है वो बहुत मतलब चीप नहीं है। तो ऐसे में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं तो हो सकता है कि 5 साल में, अगर पहले 1-2 साल में रिटर्न्स नहीं दिखाई दिए, तो 5 साल के बाद आपको हो सकता है रिटर्न्स बहुत अच्छे ना दिखाई दे रहे हो। अच्छे से मेरा मतलब है, देखिए म्यूचुअल फंड में हम उम्मीद करते हैं कि अगर इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 12% या उससे अधिक का सीएजीआर निकल कर आए। तो यदि आपको ऐसा लगता है किसी वक्त पर कि रिटर्न थोड़े कम हो रहे हैं या कुछ पहले 1-2 साल में अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन्वेस्टेड रहिए और लंबे वक्त के हिसाब से सोचिए। अगर 5 साल के बाद भी ऐसा लगता है कि आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं है, तो थोड़ा समय और इंतजार कर सकते हैं। लेकिन स्कीम्स अच्छी हैं। सिर्फ ये बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि इस वक्त पर हमने देखा कि मार्केट में काफी तेजी रही
और अब जब कोई भी इन्वेस्टर नया इन्वेस्ट करता है तो उसको उम्मीद रहती है कि जैसा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न लास्ट 1 ईयर में आया था कि अगले 1 साल में ऐसा ही आएगा। अगर वैसा नहीं आता है तो निराशा कई बार हो जाती है। तो बस ये कहना है कि धैर्य रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी स्कीम्स हैं, इनमें इन्वेस्टेड रहिए। चलिए सिलास जी, फिलहाल फंड्स को लेके जो आपको सलाह दी गई, क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? ताकि मैं अगले सवाल पर बढ़ूं जो आपने पूछा है। बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मुझे इंडेक्स फंड और फ्लेक्सी फंड भी सजेस्ट कीजिए, 2 मुझे और शुरू करनी है। बिल्कुल, लेकिन मुझे उसके साथ साथ अब थोड़ा सा आपसे गप्पे भी मारने, क्योंकि काफ़ी दिलचस्प लग रहे हैं आप मुझे। ये बताइए, आप रिटायर हो चुके हैं सर, रिटायर्ड जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं आप? मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, रिटायर मैं अपनी जॉब से हो गया हूँ, लेकिन प्राइवेट जॉब में कर रहा हूँ। अभी मैं दिल्ली में हूँ, अगले महीने मैं झारखंड जा रहा हूँ एक नए हॉस्पिटल में ज्वाइन करने। अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये तो मैं कहूँगी सेकंड इनिंग है आपकी कमाई की, रिटायर थोड़ी हुए हैं आप। और यही हम चाहते हैं सभी दर्शकों को भी समझ में आए। अपनी कमाई का जितना दायरा है आपको बढ़ाना चाहिए, भले ही वो आप निवेश के जरिए बढ़ाएं या सिलास जी की तरह अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ाएं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, इंडेक्स और फ्लेक्सी कैप में क्या फ़र्क है? पंकज जी। एसआईपी को बढ़ा सकते हैं साल दर साल। तो ये मैं सोच रहा था रिटायरमेंट के बाद 25% से बढ़ाना ये कैसे संभव है। तो बेशक जैसे कविता ने भी कहा कि ये तो आपकी सेकंड इनिंग है। बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरी बात जो आपने पूछा कि इंडेक्स फंड्स और फ्लेक्सी कैप, मैं दोनों को अलग अलग बताऊंगा। क्या होता है, इंडेक्स फंड जो होते हैं पैसिव फंड्स होते हैं, यानी कि जब आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक पोर्टफोलियो होता है। जो फंड मैनेजर होता है वो उसका पोर्टफोलियो डिजाइन करता है, अपने हिसाब से स्टॉक सेलेक्ट करता है। तो वो होते हैं एक्टिवली मैनेज फंड। और एक ऐसे फंड्स हैं जिसका पोर्टफोलियो उस फंड का फंड मैनेजर डिसाइड नहीं करता, बल्कि किसी इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो मान लीजिए जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, निफ्टी 100 इंडेक्स है, सेंसेक्स इंडेक्स है, निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है। तो इस तरह से अलग अलग इंडेक्स होते हैं, कुछ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर सेक्टोरल, थीमेटिक, अलग अलग इंडेक्स हो सकते हैं। तो ये इंडेक्स फंड होते हैं। आपने जो इंडेक्स फंड चुना है उसका जो पोर्टफोलियो होगा वो सेम उस इंडेक्स के जैसे होगा। तो यदि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो या फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स हो, उसके जो स्टॉक्स होंगे अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में वो सेम होंगे जो निफ्टी 50 में है। और इसके जो रिटर्न्स होंगे वो रिटर्न्स भी स्कीम के वैसे ही होंगे जैसे कि उस इंडेक्स के रिटर्न्स होंगे। थोड़ा सा अंतर होगा, थोड़े कम होंगे, क्योंकि उसको हम बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। तो थोड़ा सा जो एक्सपेंस वगैरह होता है उसके अंदर या थोड़े से और भी रीजंस होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट एक्शन है उस तरह का, या जब थोड़ा कैश मेंटेन करती हैं स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, रिडेम्पशन को ओबलाइज करने के लिए, तो हल्का सा छोटा सा एक आप देखेंगे डिफरेंस आ सकता है। बाकी मोटे तौर पर जो रिटर्न्स होंगे उस इंडेक्स फंड के इंडेक्स के बराबर ही होंगे। तो ये पैसिव फंड्स हैं। तो ये सिंपल हो गया। दूसरा सवाल है फ्लेक्सी कैप को लेकर। फ्लेक्सी कैप फंड जो है ये एक्टिवली मैनेज फंड है। इनका जो पोर्टफोलियो होता है वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है। और सेबी के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग एक फ्लेक्सी कैप फंड का मिनिमम 65% एलोकेशन, जो टोटल एसेट होगा उस स्कीम का, उसका मिनिमम 65% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होगा। अब वो लार्ज कैप में कितना होगा, मिड कैप में कितना होगा, स्मॉल कैप में कितना होगा, ये फंड मैनेजर अपने हिसाब से तय करेंगे। हालांकि आजकल देखा जाए तो जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, अधिकतर फ्लेक्सी कैप फंड्स का एलोकेशन लार्ज कैप में ज्यादा है, बट ये समय समय पर चेंज हो सकता है। चलिए सिलास जी, मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। ऑल द बेस्ट सर आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए। बहुत दर्शक अब फोन लाइन पर हमारे पास जुड़े हुए हैं। अविंद्र सिंह उनमें से एक है जो पूछेंगे सवाल विश्वजीत जी को। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं अभी मेघालय से बोल रहा हूँ। मेघालय से बोल रहे हैं? हाँ, मेघालय से। बताइए क्या करते हैं सर आप? मैं एक प्राइवेट जॉब और एज ए सीनियर मैनेजर मैकेनिकल। अच्छा,
बताइए, आपका सवाल देख रही हूँ मैं। 10 साल में 50 लाख रुपए आपको चाहिए, जिसके लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है और आप एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं सर। हाँ हाँ तो ये बताइए, आपकी फ़िलहाल निवेश करने की क्षमता कितनी है? आपके साथ खर्चे सब निकाल कर अगर मैं आपसे एक फ़िगर मांगूँ आपके ज़हन में, तो वो कौन सी होगी? एक्चुअली क्या हमारे और म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, तो भी जो एट प्रेजेंट मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ 10,000 कर सकता हूँ। आपके ऑलरेडी म्यूचुअल फंड्स में निवेश है? हाँ ऑलरेडी है म्यूचुअल फंड में निवेश। तो उसकी डिटेल्स आपने हमें दी नहीं है शायद सर। हाँ वो आपको नहीं दिया है, तो मैं एक अलग से म्यूचुअल फंड मतलब एक ऐसी खोलना चाहता हूँ जो पेंशन प्लान हमको तो 10,000 मंथली मिल सके सर, हमको। बहुत ज़रूरी होगा कि आपके मौजूदा फंड्स के बारे में जानना, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर विश्वजीत जी जो हमारे एक्सपर्ट है, जो आपका सवाल का जवाब भी देंगे, वो आपको कुछ रेकमेंड करें और वो फंड ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में हो, तो आपका निवेश रिपीट होगा, ओवर डाइवर्सिफिकेशन का केस हो जाएगा। तो बहरहाल आपका पोर्टफोलियो मैं नहीं जानती हूँ, और उसमें कितना निवेश चल रहा है आपके पुराने पोर्टफोलियो में? अब पुराना पोर्टफोलियो में एक तो हमारा 50,000 इन्वेस्टमेंट है। ओहो, ये तो तो 50,000 है। चलिए, मैं दरख्वास्त करती हूँ कि अपना सवाल जो है आप हमें वापस से भेजें। अब की बार भेजें तो अपना सवाल में आप जो पुराने आपके फंड्स हैं वो भी भेजें, क्योंकि अभी जो आपको सलाह मिलेगी वो सही सटीक नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं है। आपको ये प्रॉब्लम हमारे तो एक्सपर्ट्स की सभी समझनी मतलब चाहिए सर, क्योंकि जो हमारे म्यूचुअल फंड है सभी का डिटेल आपको भेजना है। बिल्कुल, अब तक जितना 50,000 का आप एसआईपी कर रहे हैं, क्योंकि आपको और निवेश करना है ना, आपको 50 लाख के लिए और निवेश करना है जो आपको 10 साल में चाहिए। तो जो अभी आपको फंड्स रेकमेंड करेंगे, हो सकता है अगर वो ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में हो तो आपको क्यों अलग से वो फंड डालना चाहिए पोर्टफोलियो में, है ना? तो वो आप जानकारी हमें दें। अभी फ़िलहाल जितना सवाल आपने हमें भेजा है विश्वजीत जी, 50 लाख रुपए 10 साल में, एक बॉल पार्क फिगर किसी को अगर हर महीने पैसे डालने हों तो कितने डालने होंगे, और कितना कमाई का रेशियो जो भी है, आप इंटरेस्ट जो है वो कितना परसेंट तेजी का भी काउंट कर रहे हैं सीएजीआर के लिहाज से? जी, जैसा कि बताया आपने कि 50 लाख का अगर गोल है और 10 साल का समय है, तो अगर हम 12% का सीएजीआर रिटर्न लेके चले, क्योंकि 10 साल एक अच्छी लंबी अवधि है, तो मेरे हिसाब से करीब-करीब 22,000 रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। और अगर वो 50,000 ऑलरेडी कर रहे हैं, तो हो सकता है वो और गोल्स के लिए है, पर अगर सिर्फ 50 लाख अचीव करना है 10 साल में, तो 22,000 रुपए करीब-करीब मंथली एसआईपी आपको करनी होगी सर। और इसके लिए अगर आपने ऑलरेडी फंड्स ले रखे हैं, तो जो फंड्स मैं बता रहा हूँ आप उसको भी चेक कर सकते हैं। आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए जिसमें हेल्दी मिक्स हो, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरीज का, या एक वैल्यू स्टाइल फंड भी हो सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, या एक फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, एक मिड कैप फंड भी आप, क्योंकि 10 साल की अवधि है, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी आपको सजेस्ट करूंगा। और एक वैल्यू स्टाइल फंड जिसमें कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो ये चारों फंड आप देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। और एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि 50 लाख आप आज की वैल्यू मान के चल रहे हैं, या आपने इन्फ्लेशन काउंट करके किया हुआ है? क्योंकि अगर आपने इन्फ्लेशन या महंगाई को कंसिडर नहीं किया है, तो यही 50 लाख करीब-करीब 10 साल के बाद आपको जो परचेजिंग वैल्यू है वो करीब-करीब 80 लाख रुपए चाहिए होंगे, वही चीज़ खरीदने के लिए जिसकी वैल्यू आज 50 लाख है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने महँगाई को कंसिडर किया होगा, नहीं तो आपको 80 लाख का करीब गोल बनाना पड़ेगा। और जो फंड्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप चेक करें और अपना एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भी भेजें, ताकि हम उसको एग्ज़ैक्ट देख पाएँ कि हम कोई फंड रिपीट ना करें, और जैसे कविता जी कह रही थी, कोई ओवरलैप ना। जी, आपने मेरे ख्याल से काफ़ी अहम पॉइंट पर भी बात रखी है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो कि अपने लक्ष्य बांधते हैं, उन्हें 10 साल 15 साल के बाद लगता है कि शायद करोड़ों चाहिए होंगे, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो आज के लिहाज से इस कॉर्पस को जमा करने के बारे में सोच रहे हैं। 10 या 12 साल तक आप जाएं तो 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ नहीं रहेंगे, इनफैक्ट आपको ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत होगी। तो ये गणित कैसे काउंट कर किया जाए और पैसों की टाइम वैल्यू कैसे घटती है, आप ज़रा ये उदाहरण देकर समझा सकें तो मैं ब्रेक भी ले लूँ फटाफट फिर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग जब हम करते हैं, तो महंगाई को कंसिडर नहीं करते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 5 से 6% अगर हम इन्फ्लेशन लेके चलते हैं, और आज की तारीख की जो भी गोल आपने रखा है उसकी आज की वैल्यू क्या है, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना है या शादी करनी है या रिटायरमेंट है, तो आप आज की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो उसके 20 साल में
या 10 साल जो भी आपका लक्ष्य है गोल का, उसमें इन्फ्लेशन को अगर ऐड कर ले तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी अगर आप गूगल पे जाके देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपका खर्च 50,000 रुपए है तो 20 साल बाद आपका खर्च 80,000 रुपए होगा। वो सेम लाइफस्टाइल जीने के लिए, सेम ग्रोसरी, जो भी आप खाना खाते हैं, कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं है, तब भी आपका 30,000 रुपए और बढ़ जाएगा। तो ये चीजों को आपको जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो जरूर कंसिडर करनी चाहिए, नहीं तो आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान चेंज हो सकता है अगर आपने ये इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया। और राइट, चलिए काफ़ी विस्तार से यहाँ पर बात हो गई है तमाम पहलुओं पर, लेकिन फिलहाल झटपट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं उसके बाद और भी दर्शकों के सवाल।